हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज आरबीएसई कक्षा 6 की एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, इससे पहले हम 2.3 तक कर चुके हैं, आज करेंगे 2.4 को। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की हम कक्षा 6 से और कक्षा 10 तक की आरबीएसई किताब और कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की जो भी किताब हैं उन सभी के हम सॉल्यूशन कराएंगे, उसके साथ लक्ष्य के भी सॉल्यूशन कराएंगे। तो याद रखना, अगर आप मैथ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और केवल अगर मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है शैलेंद्र राजपूत मैथ। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे केवल मैथ के वीडियो मिलेंगे और कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको केवल मैथ की वीडियो देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का एक्सरसाइज 2.4। तो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं है तो केवल हम एक्सरसाइज ही करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लसन निकालना बता देता हूँ कि लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 6, 8 और 12, कोई भी संख्या है। इसका अगर हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस प्रकार से जो भाग विधि होती है उसके द्वारा आपको इसके अभाज्य गुणा प्राप्त करने हैं, उनका आपस में कर देना है गुणा। जैसे 2 का सबसे पहले कॉमन लेनी है, सबसे छोटी संख्या जिसका सभी में भाग चला जाए। तो 2 का देखिए सभी में भाग जा रहा है 3, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। फिर देखेंगे सबसे छोटी संख्या 2 का सभी में जा रहा है, नहीं जा रहा, लेकिन इन दोनों में जा रहा है तो क्या करेंगे, 2 का फिर से भाग देंगे। लेकिन 3 में नहीं जा रहा तो 3 को ऐसा ही का ऐसा लिख लेंगे। यहाँ पे इसमें जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। अब देखिए फिर 2 का जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि 2 यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ पे 1 आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हमको 2 से बढ़ाना है। तो 2 से क्या आगे आएगा 3 का भाग जा रहा है तो बिल्कुल जा रहा है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। आपको जब तक भाग देना है जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए। ठीक है, बस इन सभी का आपस में आपको कर देना है गुणा। बस वही आपका हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 × 24, यानी 6, 8 और 12 है, उसका लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा 24। लघुत्तम समापवर्त एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिस संख्या में जो दी गई संख्या है ना उन सभी का क्या चला जाए, भाग चला जाए। लेकिन हो कैसी, छोटी से छोटी। बड़ी से बड़ी से कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप इसका पहाड़ा पढ़ देंगे 48 या और भी आगे चलता जाएंगे तो उसमें भी इन सभी संख्याओं का भाग जाएंगे। लेकिन लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी, तो सबसे छोटी यही एक 24 संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा। इससे छोटी आपको पता होगा, आप निकाल के देख लेना, कोई भी संख्या नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। ये जो संख्या दे रखी है उनकी ऐसी जो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करते हैं जिसमें क्या है कि इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए, तो वो होती है हमारा एलसीएम। इस प्रकार से भाग विधि के द्वारा इसको बड़े आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं जिसका सही में चला जाए, न जाए तो सबसे छोटी संख्याओं का जब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि किसी संख्या में जा रहा हो और वो पूर्ण तक 1 तक ना आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 का सब में जा रहा था लेकिन यहाँ पे 2 का नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी हमने दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 और 6 है, इनमें 2 का जा रहा है, 3 में तो नहीं जाएगा, तो 3 को हमने वैसा का वैसा ही रख दिया। इसी प्रकार से हम देते गए तो हमारा जब तक 1 ना आ गया जब तक हमने भाग को देना जारी रखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित का लस ज्ञात कीजिए। आपको 10 का और 15 का लस ज्ञात करना। सिंपल वही तरीका है, मैंने आपको बताया था वही तरीका है। सबसे पहले 2 का देंगे तो 5 15 में नहीं जाएगा। अब 3 का देंगे क्योंकि 15 में जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा। ठीक है, अब 5 का दे देंगे तो 1 आ गया। मैंने कहा जब तक देंगे भाग जब तक कि सबका 1 ना आ जाए, इन सब का कर देंगे गुणा। तो 2 गुणा 3 गुणा 5, तो यह आ जाएगा 30। 30 क्या हो गया, इन दोनों संख्याओं का लस हो गया। मतलब ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें कि इन दोनों का भाग चला जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिएगा फर्स्ट का ही सेकंड चलते हैं। 14 और 28, 14 और 28 सेम वही तरीका। ये 7, ये 14, फिर 2 का देंगे तो 7 और 7 और फिर 7 का देंगे। इन सब का गुणा 14 और 14 28, यानी ये 28 क्या आ गया, इसका
एलसीएम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 12, 18 और 27 का हमको एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले 2 का भाग तो 6, यहाँ पे 9 और ये 27 में नहीं जाएगा भाग, फिर 2 का देंगे क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 में जा रहा है 9 और 27। अब 2 का किसी में नहीं आ रहा है इसलिए हम 3 से स्टार्टिंग करेंगे, 3 में सबका जा रहा है। अब देखिए फिर 3 का देंगे, अभी 3 बचा हुआ है तो फिर भी 3 का देंगे। तो जब तक 1 1 ना आ जाए जब तक आपको भाग देते चलना है और इनका आपस में आपको कर देना है मल्टीप्लाई। तो देखिएगा 3 का इसमें करेंगे तो 9, 9 का इसमें करेंगे तो 27, 27 का इसमें करेंगे तो 54 हो जाएगा, और 54 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 1 से 8 आ जाएगा। यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 से 8। 12, 8 और 27 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से 8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा 48, 56 और 72। 48, 56 और 72 सेम वही प्रोसेस है। 2 का भाग देंगे तो ये 24 आ गया, ये 28 आ गया। ठीक है, और ये 36 आ गया। ठीक है, फिर 2 का तो 12, 14 और 18, फिर 2 का भाग देंगे तो 6, 7, 9, फिर 2 का भाग दिया तो 3, 7, 9 और फिर 3 का देंगे तो 1, 7, 3, फिर 3 का देंगे तो 1, 7, 1 और फिर देंगे हम 7 का। 7 का भाग देने पर 1 और 1 और 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 3, 3, 2, 2, 2 और 2, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा 7 का 3 से किया तो देखिएगा जब 7 का 3 में करेंगे गुणा तो 7 का 3 में करेंगे तो 21, 21 का जब 3 में करेंगे तो 63, 63 का अगर 2 में करेंगे तो 126, 126 का अगर गुणा करेंगे 2 से तो 252, और 252 का जब करेंगे हम 2 से तो 504, और 504 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1008। तो 1008 क्या है, इन सभी संख्याओं का एलसीएम है। ये वो संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का क्या चला जाएगा, कॉमन तरीके से भाग चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 को देखते हैं क्या कह रहा है कि न्यूनतम कितने आमों को 5, 5 और 6, 6 के समूह में पूरा पूरा बांटा जा सकता है। देखिएगा जब मैंने आपको बताया अगर समान की बात की जाए ना कि न्यूनतम कितने से, न्यूनतम की बात की जाए ना, न्यूनतम अगर कहीं पे न्यूनतम लिखा आ गया, न्यूनतम अगर बांटना है तो वहाँ पे हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से याद रख लें। तो वो कह रहा है कि 5 और 6, 6 के आपको समूह निकालने हैं तो 5, 6 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और मैंने आपको अभी भाग विधि बताई थी, उससे इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 का 6 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 6 करेंगे तो 30। 30 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसके कि क्या बनाए जा सकते हैं, 5, 5 और 6, 6 के समूह बनाए जा सकते हैं। मतलब इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 30। ठीक है, तो इतनी संख्या कम से कम होनी चाहिए जिससे कि समूह बन सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि स्नेहा और वंश क्रमशः प्रत्येक तीसरे व 5वें दिन बाजार जाते हैं। ठीक है, आज दोनों बाजार गए थे, कितने दिन बाद वे फिर से एक साथ बाजार जाएंगे। देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से एक साथ कब जाएंगे। देखिए अगर ऐसी बात पूछने को मिले ना, फिर से एक साथ कब जाएंगे, तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में भी हमेशा आपको एलसीएम ही निकालना पड़ता है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है जो रीट में पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से दिन जाते हैं, तीसरे व 5वें दिन। तो देखिएगा तीसरे और 5वें दिन जाते हैं, मतलब आपको निकालना है इनका एलसीएम। ठीक है, जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5 यानी 15 आ जाएगा एलसीएम। तो याद रखिएगा इसका मतलब ये हो गया कि जब वो तीसरे व 5वें दिन बाजार जाते हैं तो आज दोनों बाजार गए हैं तो कितने के दिन के बाद वे फिर से बाजार जाएंगे। तो याद रखिएगा वो 15 दिन के बाद बाजार जाएंगे एक साथ। एक साथ कब जाएंगे, 15 दिन के बाद। तो याद रखिएगा अगर ऐसी बात आ जाए कि 15 दिन इस प्रकार से जाते हैं और वो बाद में कब जाएंगे, तो ऐसी जगह पे आपको एलसीएम ही निकालना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देख लीजिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि हरीश, सलीम और राकेश किसी मैदान का पूरा चक्कर
6, 8 और 12 मिनट में लगाते हैं, तीनों 6 बजे साथ दौड़ना आरंभ करते हैं, तो कितने समय बाद तीनों एक साथ मिलेंगे? तीनों एक साथ कब मिलेंगे? देखिएगा, एक साथ मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है? सिर्फ 6, 8 और 12 का निकालना है एलसीएम। ठीक है, मैंने आपको एलसीएम निकालना अभी बताया था। इस प्रकार से हम एलसीएम निकालते हैं भाग विधि के द्वारा। जब तक एक एक ना आ जाए, जब तक हम एलसीएम निकालते जाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे इन सब का कर देंगे गुणा। तो देखिएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी 24 मिनट के बाद मिलेंगे। लेकिन वो अभी हमारा ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्योंकि उसने देखिए नीचे क्या कहा है। उसने कहा है कि तीनों 6 बजे साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो बाद में भी कितनी देर बाद मिलेंगे? तो 6:24 बाद वो आपस में मिलेंगे। तो याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन में हमको क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। एलसीएम की मिनट निकल के आई है, वो निकल के आई है 24 मिनट, क्योंकि उन्होंने 6 बजे से दौड़ना स्टार्ट किया एक साथ। तो ऐसी कंडीशन में वो 6:24 पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 20 और 24 से पूरी तरह विभाजित हो। मैंने वही बताया आपको, जब छोटी से छोटी की बात की जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा, वही कंडीशन है, मैं आपको एलसीएम निकाल के बता रहा हूँ। हालांकि हर एक क्वेश्चन मुझको नहीं कराना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि सेम एक ही कंडीशन लग रही है, तो क्वेश्चन कराने का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। यहाँ पे 3 एक बार ले लेंगे, ठीक है, जिससे कि अब एक और 5 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 1 और 1 आ गया। तो देखिएगा, 5, 3, 2, 2 और 2 ये आ गया। तो इनका आपस में कर देंगे हम मल्टीप्लाई, जिससे आ जाएगा एलसीएम। तो 5 3 15, 30, 60, 120 और 240। तो 240 क्या आ गया? 240 आ गया। वह छोटी से छोटी संख्या आ गई जो 16, 20 और 24 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो वो कौन सी संख्या? छोटी से छोटी 240, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। एक नीला बल्ब प्रत्येक 60 सेकंड में जलता व बुझता है तथा एक लाल बल्ब प्रत्येक 90 सेकंड में जलता व बुझता है। यदि दोनों बल्ब 5 बजे एक साथ जलते हैं तो पुनः वे कब एक साथ जलेंगे? सेम वही कंडीशन, एक 60 सेकंड के बाद जल रहा है, एक 90 सेकंड के बाद जल रहा है। तो दोनों को आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है बस। तो देखिएगा, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 30, 45, फिर 2 का देंगे 15, 45, फिर 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देंगे 5 और 15, फिर 3 का देंगे 5, 5 और फिर देंगे 5 का। तो 1 और 1 आ गया। अब इनका कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए, 5 3 15, 15 3 45, 90 और 180, यानी 180 सेकंड के बाद वो मिलेंगे, मतलब एक साथ मिलेंगे। लेकिन वो क्या कह रहा है कि दोनों बल्ब बजे एक साथ जलेंगे। तो वो 5 बजे एक साथ जलते हैं। अगर देखिए 5 बजे भी एक साथ जले हैं, तो अब कब जलेंगे एक साथ? ये हमारी क्या निकल के आई है? सेकंड। तो सेकंड का हमको बनाना पड़ेगा मिनट। तो 60 का भाग दे देंगे 36 18, यानी 5:03 में वो आपस में क्या करेंगे? मिल जाएंगे। यानी 5:03 पे वो आपस में क्या करेंगे? द्वारा से जलेंगे, एक साथ जलेंगे। ठीक है, नीला बल्ब और जो भी बल्ब है वो लाल बल्ब, वो दोनों एक साथ कब जलेंगे? 5:03 पे। तो इस चीज़ का विशेष रूप से याद रखें। ये निकाली है वो सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है, सेकंड से हमने मिनट बना ली है, और वो 5:03 पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 5:180 पे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी ऑप्शन दे रखे हो, उन ऑप्शनों के हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो 2.4 थी वो प्रश्नावली पूरी होती है। कुछ हमने क्या सीखा है उस चीज़ को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे मिलान वाले चिन्हों में पूछी जा सकती हैं हमसे रीट में या फिर किसी भी परीक्षा में। पॉइंट का पहला बिंदु देखते हैं। ये कह रहा है कि संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी संख्या हो, उसका अगर गुणनखंड है तो उस संख्या का पूर्णतः विभाजित करता है, बिल्कुल करता है। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है
और एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ये बात सही है, कोई भी संख्या हो वो खुद का गुणनखंड तो होती ही है, साथ के साथ उसमें एक का भी भाग जाता है, इसीलिए उस संख्या का एक गुणनखंड एक भी कहलाता है। ठीक है। तीसरे बिंदु की बात की जाए तो दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। कोई भी संख्या हो, अगर उसका गुणनखंड की बात की जाए तो उसका जो गुणनखंड होगा वो या तो उस संख्या से छोटा होगा या उस संख्या के बराबर होगा। बिंदु 4 की तरफ चलते हैं कि प्रत्येक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। ये भी बात सही है, कोई भी संख्या होती है वो प्रत्येक गुणज का अपने का गुणनखंड का गुणज होती है, क्योंकि गुणज का मतलब होता है कि जो संख्या दे रखी है उसमें सबसे बड़ी होती है वो गुणज ही होती है। जैसे मान लीजिए आपको अगर 4 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो 4 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 1 गुणा 2 गुणा 2, लेकिन 1 गुणा 2 गुणा 2 और 4 भी होगा इसका। तो इसका मतलब है कि जो 4 है ना वो क्या है, इसका सबसे बड़ा गुणनखंड है, जो कि आपस में गुणज भी कहलाएगा। पांचवें बिंदु की बात की जाए तो दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या के बड़ा या उस संख्या के बराबर होता है। ये भी बात सही है, जो गुणज होता है उस संख्या के जो गुणज होते हैं वो या तो उस संख्या के बराबर होते हैं या फिर उससे बड़े होते हैं। जैसे 4 का गुणज होगा वो या तो 4 होगा या फिर 4 से बड़ा होगा, 8, 12, 16 कोई भी हो सकता है, तो या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। अब चलते हैं बिंदु 6 की तरफ। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। ये बात बिल्कुल सही है, प्रत्येक संख्या होती है वो स्वयं का एक गुणज होती है। अब चलते हैं दूसरे बिंदु की तरफ, जो कि हमारा दूसरा बिंदु दे रखा है। दूसरे बिंदु के अंदर ही बिंदु दे रखे हैं कुछ, तो उसमें भी पहले बिंदु की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वह संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, जैसे संख्या स्वयं और एक अभाज्य संख्या कहलाती है। सही बात है। जैसे 13 है, 13 में खुद का भाग जाता है 13 का, और दूसरी जो संख्या है जिसका भाग उसमें जा सकता है वो है 1। इसलिए स्वयं और 1 अगर इन दोनों का ही किसी संख्या में भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो अभाज्य संख्या है। अगर इसके अलावा वो कह रहा है कि दी हुई संख्या का मतलब इसके अलावा अगर किसी और भी संख्या का भाग चला जाए, जैसे जिन संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब दूसरे पॉइंट के दूसरे बिंदु पे चलते हैं। देखिएगा कि संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो एक सम संख्या भी है। अन्य सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, सिर्फ 2 ही है जो सम संख्या होती हुई भी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा अगर 4, 6, 8, 12 किसी भी संख्या को आप लेंगे, अगर वो संख्या सम है तो वो संख्या हमेशा ही भाज्य होगी। बिंदु 3 को देखते हैं। देखिएगा बिंदु 3 में क्या दे रखा है कि संख्याओं को बिना भाग की क्रिया के उनकी संख्या 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 से विभाजित की जांच कर सकते हैं। हमने इस संख्या के अंकों का विभिन्न संख्याओं से विभाजिता के संबंध का अध्ययन किया है। बिल्कुल किया है। तो जो तीसरा पॉइंट है उसमें बिंदु पहले को देखते हैं कि 2, 5 और 10 से विभाजिता का केवल इकाई के अंक द्वारा देखकर बताया जा सकता है। बिल्कुल बताया जा सकता है। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है तो इकाई अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 5 से विभाजित है रही कोई संख्या तो उसका इकाई अंक है वो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर कोई संख्या 10 से विभाजित है तो उसका इकाई अंक है वो 0 होना चाहिए। बिंदु 2 की तरफ चलते हैं। 3 और 9 से विभाज्य संख्या के अंकों का योग द्वारा बताई जा सकते हैं। बिल्कुल बताई जा सकती हैं। अगर आपको पता करना है कि कोई संख्या 3 से या 9 से विभाजित है तो उसमें प्राप्त अंकों का योग कर दें। अगर योग में 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 9 से या 3 से बिल्कुल विभाजित हो सकती है। बिंदु 3 की तरफ देखें कि 4 से विभाजिता इकाई और दहाई तथा 8 से विभाज्यता इकाई, दहाई और सैकड़े से बनने वाली संख्या द्वारा जांची जा सकती हैं। ये भी बात सत्य है। अगर कोई संख्या है वो 4 से विभाजित हो रही है तो इकाई, दहाई के अंकों को ही आप विभाजित करके पता कर सकते हैं कि वो संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं। अगर 8 से विभाजित का नियम आपको पता है तो आपको सैकड़ा तक जाना पड़ेगा। सैकड़ा तक की संख्याओं में भाग देके आप देख सकते हैं कि इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। 4th नंबर को देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 11 से विभाजिता दाई ओर से सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग से अंतर द्वारा जांची जा सकती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आपको विभाजिता का नियम में अगर किसी संख्या को देखना है कि वो 11 से विभाज्य है या नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को लीजिए। उस संख्या में सबसे पहले आप काउंटिंग कीजिए कि सम स्थान वाले अंक कौन से हैं और विषम स्थान वाले अंक कौन से हैं। सम स्थान वाले अंकों का योग कीजिए और फिर विषम स्थान वाले अंकों का योग कीजिए। जब दोनों का योग हो जाए तो आपको क्या करना है, सम स्थान वाले अंकों के योग से विषम स्थान वाले अंकों के योग को घटा देना है। अगर घटाने के बाद अगर आपको 0 प्राप्त होता है
या 0 न प्राप्त होके कोई संख्या ऐसी प्राप्त होती है जो कि 11 से विभाज्य हो, तो याद रखिएगा वो संख्या हमेशा ही 11 से विभाजित होगी। इस कंडीशन को हमेशा याद रखें। चलते हैं पॉइंट 4 की तरफ। तो देखिएगा, यदि दो संख्याएं एक संख्या से विभाजित होती है तो उन दोनों का योग या अंतर भी उस संख्या से विभाजित होगा। बिल्कुल सही बात है ये। 5वें बिंदु की तरफ चलें। दो या अधिक संख्याओं का मस यानी HCF उसके सार्वगुणनखंड में से सबसे बड़ा होता है। ये बिल्कुल बात सही है, सार्वगुणनखंड में सबसे बड़ा होता है जो HCF होता है। और बिंदु 6 की तरफ चलें तो दो या अधिक संख्याओं का लसाअ जो कि LCM होता है उसका जो सार्वगुणा जो होता है में से सबसे छोटा होगा। यानी वैदिक गणित के माध्यम से भी संख्याओं का लसाअ यानी LCM व मस प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे सीखने के बिंदु हमने क्या सीखा वो सभी पूरे होते हैं, और यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज थी 2 वो भी पूरी होती है। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम कक्षा 10 तक RBSE बुकों को और NCERT बुकों को उसके साथ लक्ष्य की बुकों को भी पूरा कराएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।